हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है का पेपर है, मिड टर्म एग्जाम 2024 के लिए पेपर है क्लास 7 मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अ पैटर्न। पैटर्न है 11, 8, 5, 2 और करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमारे को गिवन है 11, 8, 5, 2। तो 11 से 8 जाने में क्या हुआ, -3 सब्ट्रैक्ट करा, और 8 से 5 आने में भी फिर क्या करा, 3 को सब्ट्रैक्ट करा, और 5 से 2 आने में भी 3 को सब्ट्रैक्ट करा। भाई 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। फिर अगर प्लस के 2 में से हम माइनस का 3 माइनस करेंगे तो हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का 3 है। तो हमारा जब हम 2 में से -3 करेंगे तो आएगा -1। फिर -1 में हम -3 करेंगे तो दो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो आंसर आ जाएगा -4। फिर -4 में हम फिर अगेन -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो होगा -1, -4, -7। -1, -4, -7 जो है वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज। मल्टीप्लीकेशन के जो एलिमेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन का जो एलिमेंट होता है वो क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा 1 से तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 235.4 डिवाइड बाई 100। हमें इस नंबर को 100 से डिवाइड करना है। देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो थर्ड में क्या करना था, डिवाइड करना था। तो हम करेंगे 235 को 0.4 को डिवाइड किससे करा, 100 से डिवाइड करा। जब हम 235.4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो जब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो दो नंबर ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2.354, यानी ऑप्शन सी। फर्स्ट वाले का ऑप्शन ऑप्शन डी, सेकंड वाले में मल्टीप्लीकेटिव है तो ऑप्शन बी, और थर्ड वाले का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है द पिक्चर इंटरप्रिटेड। तो देखो जो फर्स्ट फिगर है उसमें क्या है, फर्स्ट फिगर में जो पहला वाला ब्लू है, सेकंड वाले में जो दूसरा ब्लू है, तो थर्ड में कहाँ आना चाहिए था, तीसरा और फिर फोर्थ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपसे बोला गया है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। आपको पैरामीटर निकालना है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल है, यानी ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल। और हर साइड की जो वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एक तो ट्राइंगल का मतलब उसकी साइड कितनी होंगी, 3, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड इक्वल। तो हमने ए बी कितना हो गया 3.5 प्लस बी सी 3.5 प्लस ए सी 3.5, क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.5। तो 10.5 जो है इसका आंसर होगा, और 10.5 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ अ नंबर। नंबर दे रखा है 1 1 2 4 4 2 2 3 3 2। तो जो मोड है को निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में, और जिसमें नंबर दे रखे हैं 1 1 2 2 4 4 2 2 3 3 2। मोड का मतलब यह होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो देख लीजिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। 1 कितनी बार आया, 2 बार आया। 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। 3 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। 4 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। ठीक है। तो अगर हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमारे को पता है क्वेश्चन में कि 1 2 टाइम्स आया है, 2 4 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया है, और 4 2 टाइम्स आया है। तो मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए। तो सबसे ज्यादा बार बेटा कौन सा नंबर आया है, सबसे ज्यादा बार क्या आया है आपका, 2 आया है। 2 कितने टाइम्स आया, 2 4 टाइम्स आया। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 आंसर कौन सा है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पता लग गया। मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार है उसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा है द रेंज ऑफ द डेटा
12, 25, 11, 14, 13, 14, 13, 15, 18, 20 इज। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में रेंज निकालनी है, और रेंज का मतलब होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो ये जो नंबर दिए हुए हैं आपको 12, 25, 11, 14, 13, 14, 13, 15, 18 एंड 20, इनमें आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर होता है हाईएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर लोएस्ट नंबर, फिर हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर को आपको माइनस करना है। आइए करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट नंबर दिया हुआ है 25, लोएस्ट नंबर दिया हुआ है 11, और रेंज क्या होता है, मैंने बताया था रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज RANG, रेंज होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर 25, लोएस्ट नंबर 11, तो 25 में से 11 को माइनस कर देगा तो आंसर आ जाएगा 14। तो इसका जो ऑप्शन होगा 14, क्वेश्चन नंबर 7 में 14 होगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंसर होगा 14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, राइट द सिंपल इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 टाइम x एंड 10 इज 32। तो जिसकी स्टेटमेंट होगी देख लो क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट होगी 3x प्लस 10 इक्वल टू 13। कैसे होगी, पहले हम क्या करेंगे, x के साथ 10 को ऐड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 13 कर देंगे। तो समझ आया। तो बोला है सम ऑफ, बोला है ना क्वेश्चन में, क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 3 टाइम x एंड 10 इक्वल टू 13। तो 3 टाइम x है, तो 3 टाइम x का मतलब क्या होगा, पहले 3 की x से मल्टीप्लाई, फिर इसमें क्या करा, सम करा 10 का और इक्वल टू 13। जब 3 की x से मल्टीप्लाई करी तो बन गया क्या, 3x प्लस 10 इक्वल टू 13। और ये इक्वेशन कौन सी है, ऑप्शन ए है इसका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 करते हैं हम। 9 देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको जो इक्वेशन दी है क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या दी है, तो सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है ना इक्वेशन। तो देखो कैसे होगी ये, हमारे को दे रखी क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्लस है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा x की वैल्यू -3। ऑप्शन देखो, तो x की वैल्यू -3, वो x की वैल्यू -3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। तो हमने क्या करा, हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, यहाँ प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। अगर ये होता x -3, सपोज ये होता x -3 इक्वल टू 0, तो इधर आके फिर x की वैल्यू क्या हो जाती, फिर हो जाती +3। अगर कोई नंबर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाता है, और माइनस है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, इफ द कंप्लीट ऑफ एन एंगल इज 72 देन द एंगल विल बी। ठीक है, यहाँ पे बोला कॉम्प्लीमेंट, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 देन द एंगल विल बी। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो प्रकार के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं और एक सप्लीमेंट एंगल होते हैं। कितने टाइप के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। देखो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 10 में क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया है, कितना दिया है 79, और बोला है कि एंगल बताओ। तो देखो समझो, अगर कभी भी क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल दिए हैं तो यानी एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, और दो x और y दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 90। पर कई बार पेपर में आ जाता सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट एंगल। जब सप्लीमेंट एंगल होगा तो x प्लस y का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। याद रखना, सप्लीमेंट एंगल होगा तो x प्लस y का सम होगा 180, कॉम्प्लीमेंट होगा तो x प्लस y का सम होगा 90। तो कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एंगल 79 दिया है। तो सपोज x को हमने 79 मान लिया, तो y क्या की वैल्यू पूछी है, तो y यानी दूसरा एंगल क्या निकलेगा, तो हम कर देंगे y इक्वल टू 90 माइनस 79, और जब 90 से 79 को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आ जाएगा 11, ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी 11 आ जाएगा। अगर सप्लीमेंट्री दिया हो जाता तो हम क्या करते, सेम काम करते, x की जगह 79, y की जगह y, मगर जो y के साथ में इक्वल टू लिखते वो क्या हो जाता 180, और तब y की वैल्यू चेंज हो जाती। तब y की वैल्यू क्या आ जाती, तब y की वैल्यू आ जाती है आपकी 101।
समझ आया? अभी क्या आई 11 डिग्री आई, तब क्या आती 101 डिग्री। तो याद रखना जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा तो यानी दो एंगलों का सम 90 होगा, एक एंगल आपको दिया जाएगा, दूसरे एंगल को 90 से माइनस करना है। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा या सप्लीमेंट एंगल की तो दो एंगलों का सम 180 होगा और वैल्यू निकालने के लिए आपको 180 से दिया हुआ एंगल माइनस कर देना, तो बचा हुआ एंगल आपका आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन 10 में बोला 11 में बोला है इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हर पेयर क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लाइनें पैरेलल है, एक लाइन एल है और एक एम है और एक ट्रांसवर्सल है क्यू। तो उसके बाद जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे? ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान क्या होती है? एक एंगल पैरेलल लाइन के बाहर होता है और एक लाइन पैरेलल, यानी ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो एक लाइन के बाहर एक अंदर, तो कॉरस्पॉन्डिंग। इनको भी हम कॉरस्पॉन्डिंग कह सकते हैं। ये 3 हो ये 4 हो, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। अगर हम ऐसी डायग्राम बनाए तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, इनको भी हम कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे। और अगर ये यहाँ पे 5 हो तो ये 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग की मेन पहचान क्या है बेटा? एक एंगल तो आपका लाइन से बाहर होगा, एक अंदर होगा, एक बाहर होगा एक अंदर होगा। पहली बात तो ये याद रखना, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और बोला हुआ है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो ट्रांसवर्सल से तो क्या होते हैं? तो वो इक्वल होते हैं। तो याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के, ऐसी एंगल 3, एंगल 4 के, एंगल 5, एंगल 6 के, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल। बोला है राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? वैसे तो सिंपल याद भी कर सकते हो, हाइपोटेनस होती है, ये याद रखना। फिर भी मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। राइट ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो देखो ए बी सी, ठीक है ना बेटा? तो आपको ये वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे? परपेंडिकुलर। इस साइड को बोलते हैं बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है? टू एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर 83 एंड 55, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल के 3 एंगलों का सम, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। और जो 3 एंगलों का सम है वो कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल तो दे रखे हैं आपको। कितने दे रखे हैं भाई? दो ट्राइंगलों की जो वैल्यू दे रखी है वो एक की 83 दे रखी है, एक की 55 दे रखी है। तो एक ट्राइंगल बना लो और इसका एक एंगल कितना है? 83, दूसरा एंगल कितना है? 53, तीसरा एंगल आपको निकालना। उसे मान लिया आपने x, तो आप सीधे लिख दो x प्लस 83 प्लस 53 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगलों का सम क्या होता है? 180 होता है। आप x की जगह x रहने दो और इनको जोड़ दो। 83 प्लस 53 हो गया 8 और ये हो गया 5 3 8 और 8 5 138 इक्वल टू 180। अब आप x की वैल्यू यानी थर्ड एंगल का मतलब क्या है? x है। 180 से 138 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 10 से 8 माइनस करोगे 2, 8 का क्या हो जाएगा? 7, 7 से 3 माइनस करोगे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो जो आपका थर्ड एंगल है वो क्या आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है देखो क्या होगा? 13 का आंसर है 42 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 में बोला हुआ है 225% इज इक्वल टू। बोला है 225% कितने के इक्वल होता है? देखो कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 225% इज इक्वल टू, रेशियो में दे रखा है, तो हम करेंगे कैसे? देख लो आप, ये लिखा हुआ है 225% है, तो हम 225 अपॉन 100 कर देंगे और दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे? 25 से डिवाइड कर दो। तो जब 25 से डिवाइड करोगे तो 25 4 जा क्या होता है? 100 और 25 9 जा क्या होता है? 225। तो 25 की टेबल में 25 चौका 100 और 25 9 जा 225। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4 या 9/4। तो 9/4 या 9/4 सिंपल डिवाइड करना है। आप 5 से भी कर सकते हो, अगर 25 की टेबल नहीं आती है तो 5 की टेबल से कर लो, उसमें थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो आंसर हो गया आपका क्या? 9/4 ऑप्शन ए होगा। क्लियर है आपको? सभी आंसरों के एमसीक्यू को मैच करा देता हूँ।
जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी। फर्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन डी। सेकंड का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। थर्ड का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद आप फोर्थ का देख लो, जो फोर्थ का आंसर आना है आपका वो क्या आएगा। फोर्थ का आंसर आएगा आपका बेटा, फोर्थ का आंसर है आपका ऑप्शन बी। फिफ्थ का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन बी। सिक्स का आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी। सेवंथ का आंसर जो आएगा आपका रेंज ऑप्शन बी 14। एट्थ का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। आगे देख लो आप, नाइन्थ, जो नाइन्थ है आपका, नाइन्थ का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। टेंथ, टेंथ का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। इलेवेंथ का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। ट्वेल्थ का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। 13th का आंसर आएगा आपका 42 ऑप्शन डी। और 14 का आंसर है आपका 9:4। ये हमने अभी क्या करा है, सेक्शन ए करा है। अब सेक्शन बी करते हैं, फटाफट से आप देख लीजिए। क्लास 7th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं आगे की क्वेश्चंस। ऑप्शन सेक्शन बी है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट और हाउ मेनी वोटर्स डिड नॉट वोट। तो क्वेश्चन में एक तो परसेंटेज निकालनी है और फिर नंबर्स निकालने हैं। टोटल वोटर 15,000 है, जिसमें से 60% लोगों ने वोट दिया और कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वही 60% ने दिया तो 100 में से 60 माइनस करो, 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब 40% का आप 15,000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है टोटल वोटर्स। टोटल वोटर कितने हैं, 15,000। जिन्होंने वोट दिया कितने वोटर, 60% लोगों ने वोट दिया। तो क्वेश्चन में पूछा है वोट नॉट परसेंटेज, यानी जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी होती है, 100। तो 100 में से 60% ने वोट दिया तो माइनस कर दिया। तो किन्होंने वोट नहीं दिया, 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया कि वोट कितने लोगों ने नहीं दिया, 40% लोगों ने नहीं दिया। अब ये बोल रहा है नंबर्स निकालो, नंबर ऑफ पीपल, भाई किन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो देखो जिन्होंने दिया उनकी परसेंटेज 40 है, तो 40 को आप 15,000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 40/100 परसेंटेज निकालने के लिए ये तो करते हैं हमेशा, 40 नीचे 100 रखते हैं, ठीक है। 100 इंटू 50,000, तो एक जीरो से एक जीरो काटो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काटो। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 40 बचा और यहाँ पे 150 बचा। 40 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 चौके 60, यानी 60, एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही। तो टोटल कितनी हो गई, 3 जीरो। तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर 40% और दूसरा आंसर हो जाएगा 6,000। दोनों अगर आप क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका ही ऑप्शन है क्वेश्चन का। I bought a TV of rupees 10,000 and sold it at a profit of 20%. How much money did I get for it? तो आई ने एक टीवी खरीदा था 10,000 का और उसे प्रॉफिट में बेचा है 20% के, तो उसे कितना फायदा हुआ। देखिए कैसे हुआ ये क्वेश्चन। तो जो टीवी खरीदा था कितने का, 10,000 का, और 20% उसमें प्रॉफिट किया। तो टीवी को उसने जब नहीं, हाउ मच मनी डिड आई गेट फॉर इट, तो उसने उसमें कितना पैसा कमाया। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। तो सीपी टीवी का कितना है, 10,000। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जितने में कोई चीज को खरीदा होता है। और प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में बेटा, 20% प्रॉफिट दे दिया। तो बोलो टीवी कितने का पड़ा। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें जो फायदा आएगा वो कितना आएगा, कैसे करेंगे हम, सीधे निकाल देंगे। 10,000 इंटू 20/100, क्योंकि हमें 20% का फायदा हुआ है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, दूसरी जीरो से तो दो जीरो कट गए। तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो कितने पैसे का होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा उसे 2,000 रुपए का, क्योंकि उसने, ठीक है, 20%, यानी 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 2,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एयर कंडीशनर कूलर कूल्स अ रूम, एक एयर कंडीशन है जो कूल करता है रूम को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, एक मिनट में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा कर देता है रूम को। इफ द टेम्परेचर ऑफ रूम इज 45 डिग्री बिफोर स्विचिंग ऑन द एयर कंडीशनर, अगर जो कमरा था उसका टेम्परेचर 45 डिग्री था जब
एसी को नहीं चलाया था। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर स्विचिंग ऑन द एयर कंडीशन फॉर 6 मिनट। अगर एसी को हमने 6 मिनट चला दिया तो उसके बाद टेम्परेचर कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। देखो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, समझो। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, दिया है एसी 1 मिनट में कितना कूल करता है, -4 डिग्री। एसी ठंडी हवा देता है ना, तो इसलिए -4 डिग्री। टेम्परेचर रूम का कितना है, 45 डिग्री। ये प्लस की डिग्री है, यानी प्लस में 45 है। एसी रन कितने मिनट कर रहा है, 6 मिनट। अगर एसी 6 मिनट चलेगा तो एसी कितना ठंडा करेगा, 6 - 4 यानी 24 डिग्री जो है एसी ठंडा कर देगा। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा आफ्टर 6 मिनट बाद, तो 45 डिग्री तो प्लस का है और माइनस का है 24 डिग्री। तो 45 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 1। तो जो टेम्परेचर होगा रूम का आफ्टर 6 मिनट कितना हो जाएगा, 21 डिग्री। कैसे करेंगे, तो एसी कूल 1 मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 डिग्री, तो आप कर देंगे -4। 10 डिग्री दिया होता तो -10। तो उसके अलावा टेम्परेचर रूम का कितना है, 45 डिग्री। तो टेम्परेचर हमेशा प्लस की वैल्यू होगी क्योंकि वो हॉटनेस को दिखाता है। फिर एसी कितने मिनट चला, 6 मिनट, तो 6 × 4 यानी -24 डिग्री। तो एसी कितना ठंडा कर सकता है भाई 6 मिनट में, -24। तो एसी जो रूम का टेम्परेचर था वो 45 था और एसी का था 24। तो प्लस से माइनस को सब्ट्रैक्ट करा, प्लस वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 डिग्री। यानी प्लस में आंसर आपका 21 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन 18 दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12/5 डिवाइड बाई 3/5। तो 12/5 12/5 को डिवाइड करना है 3/5 से। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो आपको 12/5 डिवाइड बाई 3/5। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो लिखेंगे 12/5। डिवाइड को हमेशा सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी रेसिप्रोकल का मतलब पता है, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। क्लियर है। फिर 5 से 5 को काट देंगे, कट गया, तो आगे क्या बचा, ऊपर 12 आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3। 3 की टेबल में 12 का आता है, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा आपका 4, फर्स्ट ऑप्शन का। सेकंड क्वेश्चन नंबर और वाला ऑप्शन भी है, इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब की बार जो इसका पहला पार्ट था और जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, इसमें मल्टीप्लाई करने को बोला है। 3 4/7 मिक्स फ्रैक्शन में है ये, 3 4/7 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है। तो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, 3 4/5 इंटू 3/5। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। तो 7 3 जा 21 प्लस 4, तो 7 या 21 और 4 25 हो गया 25/7 इंटू 3/5। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। देखो कौन सा किसकी टेबल में था, 5 की टेबल में 25 आता है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब कुछ और कट सकता है, नहीं कट सकता। तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और नीचे आ गया 7। क्या 7 की टेबल 15 आता है, नहीं आता। तो इसका आंसर आ जाएगा 15/7। जो पहले वाला है उसका आंसर आएगा प्लस का 4 और जो दूसरा वाला उसका आंसर आएगा 15/7। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, Raju's father age is 5 year more than 3 times Raju age. His father age is 44 year. Write the equation for the given situation. तो आपको क्या बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो देखो कैसे होगा बेटा क्वेश्चन, पहले क्या कर लेंगे हम, क्वेश्चन में कर देंगे लेट राजू फादर एज। तो हम करेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम करें क्वेश्चन नंबर 19। तो हम कर लेंगे लेट राजू फादर एज। भाई राजू के जो फादर की एज है हम उसे क्या मानेंगे और राजू की एज को क्या मानेंगे, ठीक है। तो और लेट राजू एज, तो जो राजू है उसकी एज को तो हम मान लेंगे x। राजू तो हमेशा छोटा होगा ना अपने पापा से। और राजू का जो फादर है, क्वेश्चन में क्या बोला है, राजू की एज अगर x है तो बोला है ना राजू का फादर, राजू फादर क्या है, राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। तो वो 5 ईयर मोर है और 3 टाइम्स भी है। तो राजू अगर x है तो राजू का पापा कितना है, वो x + 5 यानी 5 ईयर तो मोर है और उसके अलावा 3 टाइम्स है। क्लियर है। तो राजू के फादर क्या है, 5 ईयर मोर एंड 3 टाइम्स। और वैसे उसके फादर की एज कितनी है, 44 ईयर है। अगर इक्वेशन की बात करें तो राजू के पापा इतने साल के हैं और वैसे उनकी एज कितनी है, 44। तो जो इक्वेशन बनेगी राजू के फादर की बनेगी 3x + 5 = 44। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन था 19
अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की देखो फिगर कुछ ऐसे है, लाइनें, दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं और एक दे रखा है एक्स और दूसरी क्या चीज दे रखी है, दूसरी चीज दे रखी है बेटा आपको 2x, और आपको एक्स क्या बोला है, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, जो लाइनें पैरेलल है, एक एल है एक एम पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल कर रही है इससे। ठीक है ना, तो देखो गौर से, क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है, ये एल है ये एम है और यहाँ पे एक्स और 2x। तो आपको एक बात मैंने पहले बताती थी, दो पैरेलल लाइनों के जब भी दो एंगल अंदर की तरफ हो, ये देखो दो पैरेलल लाइन है, ये एल और एम, और ये एंगल 1 और 2 कहाँ है, दोनों अंदर है। जब भी दो अंदर एंगल होते हैं तो इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है और रीजन लिखते हैं को इंटीरियर प्रॉपर्टी लगती है। तो ये एंगल 1 को हमने मान लिया x दे रखा है, और एंगल 2 क्या हो गया 2x, तो हम लिख देंगे x प्लस 2x और इक्वल टू क्या कर देंगे 180। और x प्लस 2x क्या होता है 3x, तो 3x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो आपका ऑप्शन बी, सेक्शन बी क्लियर हो गया है। अब हम सेक्शन सी और सेक्शन डी करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की। चैनल पे जाएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें।